तो सोचिए एक वातानुकूलित दफ्तर है, एक बहुत बड़ी सी मेज के उस पार ना एक बड़ी सी आरामदायक कुर्सी पर एक वरिष्ठ अधिकारी बैठा है। एकदम टिपिकल सरकारी सेटअप। बिल्कुल। और मेज के इस पार एकदम तनकर सावधान की मुद्रा में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके बालों में 20 साल की सरकारी नौकरी ने सफेदी ला दी है। मतलब 20 साल का तजुर्बा। हाँ, 20 साल। अधिकारी लगातार बोल रहा है, समझा रहा है, भविष्य की सुरक्षा के फायदे गिना रहा है। और पता है सबसे अजीब क्या है? अधिकारी के ठीक सामने बैठने के लिए कुछ खाली कुर्सियां भी रखी हैं। लेकिन वो उन पर बैठ नहीं सकता। एकदम सही, वो कुर्सियां सिर्फ हवा के लिए हैं। सामने खड़ा वो 20 साल के तजुर्बे वाला इंसान उन पर बैठ नहीं सकता क्योंकि उसके कंधों पर जो वर्दी है ना, उसका रुतबा उसे उस कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं देता। बाप रे, ये दृश्य ही अपने आप में कितना कुछ कह रहा है ना? तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय ना कोई बहुत बड़ी भू राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एक बंद कमरे में हुई यही एक छोटी सी मुलाकात है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, वर्दी में सम्मान की कीमत। ये पूरी कहानी एक पुलिस हवलदार और एक पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के बीच हुए महज एक संवाद पर टिकी है। 20 साल की थका देने वाली सेवा के बाद वो हवलदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, जिसे हम वीआरएस कहते हैं, वो लेकर इस व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है। मतलब वो बस अब और नहीं सहना चाहता। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आज का हमारा मिशन ये खोजना है कि किसी भी पदानुक्रम या हायरार्की वाले सख्त ढांचे में भौतिक सुख सुविधाओं और बुनियादी मानवीय सम्मान के बीच जो एक खामोश जंग चलती रहती है वो असल में दिखती कैसी है। और मैं कहूँगा कि यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये कहानी किसी भ्रष्टाचार या किसी शारीरिक हिंसा के बारे में नहीं है। हाँ, अमूमन हम वही सब सुनते हैं। बिल्कुल। जब भी व्यवस्था की खामियों की बात होती है तो ध्यान हमेशा किसी बहुत बड़े और स्पष्ट अन्याय पर जाता है। लेकिन ये कहानी उस रोजमर्रा के अदृश्य और खामोश तनाव के बारे में है जिसे व्यवस्था अन्याय मानती ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये उस मनोवैज्ञानिक बोझ के बारे में है जो किसी भी हायरार्की में सबसे नीचे खड़े व्यक्ति को हर दिन, मतलब हर घंटे उठाना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत ना उस क्षण से होती है जब हवलदार अपना इस्तीफा लेकर एसपी साहब के पास पहुंचता है। और जैसा कि हर वरिष्ठ अधिकारी ऐसे मामलों में करता है, एसपी साहब भी उसे नौकरी न छोड़ने के लिए समझाना शुरू करते हैं। हाँ, वो उसे रिटेन करना चाहते हैं। हाँ, और उनका जो मुख्य तर्क है वो बहुत ही सीधा है। वे कहते हैं सब कुछ तो मिल रहा है नौकरी में, फिर क्यों जा रहे हो? सब कुछ मिल रहा है। अगर इस सब कुछ शब्द को एक अधिकारी के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक लगता है। यह स्वाभाविक इसलिए लगता है क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का दुनिया को देखने का चश्मा बिल्कुल अलग होता है। इसे हम नेतृत्व का भ्रम या इल्यूजन ऑफ लीडरशिप कह सकते हैं। इल्यूजन ऑफ लीडरशिप? अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब एसपी साहब कहते हैं कि सब कुछ मिल रहा है, तो उनका इशारा एक बहुत ही यांत्रिक और भौतिक सूची की तरफ है। उस सूची में क्या है? हर महीने एक तय तारीख पर आने वाला वेतन, भविष्य को सुरक्षित करने वाली पेंशन, हाँ, सरकारी आवास, मुफ्त चिकित्सा। एकदम सही। और समाज में एक रुतबा। ये सब कुछ उस व्यवस्था का हिस्सा है जिसे एसपी साहब खुद भी जी रहे हैं। मतलब उनके लिए तो सिस्टम परफेक्ट काम कर रहा है। ये एक तरह से एक बहुत ही सुरक्षित किले जैसी स्थिति लगती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि उस किले की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि अंदर रहने वाले को बाहर की खुली हवा नसीब ही नहीं होती। बहुत सही उपमा दी आपने, सोने का पिंजरा। हाँ, सोने का पिंजरा। एसपी साहब की नजर में ये पिंजरा एकदम मुकम्मल है। वे शायद ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यवस्था किसी इंसान की रोटी, कपड़ा, मकान और भविष्य की आर्थिक जरूरतें पूरी कर रही है तो वो व्यवस्था त्रुटिहीन है। बिल्कुल। मतलब ये तो एक इंसान को महज एक मशीन के पुर्जे की तरह देखने वाली बात हो गई ना। जैसे मशीन में समय पर तेल डाल दिया, बिजली दे दी, तो उसे बिना कोई आवाज किए चलते रहना चाहिए। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो पदानुक्रम वाली कोई भी व्यवस्था इंसानों को इसी तरह से संसाधन या रिसोर्स में बदल देती है। ह्यूमन रिसोर्स? हाँ। एसपी साहब की मानसिकता को देखिए। वे इस बात को शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंसान का वजूद सिर्फ उसकी भौतिक जरूरतों तक सीमित नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था के शीर्ष पर होता है ना,
तो उसे वो व्यवस्था एकदम सही लगती है। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था उसके लिए तो पूरी तरह से काम कर रही है। उसे भौतिक सुख भी मिल रहा है और सबसे बड़ी बात, उसे हर कदम पर सम्मान भी मिल रहा है। हाँ, जब वो कमरे में आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, जब वो कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं। लेकिन जो इंसान उस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर है, उसका सच तो एकदम अलग है। ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। ऊपर बैठे अधिकारी को ये लगता है कि उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन वो उन चीजों को गिनना भूल जाता है जो उसने छीन ली हैं। वही तो। रोजमर्रा के अनुभव, वो छोटी छोटी बातें जहां आत्मसम्मान को खरोच लगती है, उनका कोई हिसाब किताब उस सरकारी रजिस्टर में नहीं होता जहां वेतन और भत्ते लिखे जाते हैं। और यही वो खाई है जो इस कहानी की बुनियाद है। एसपी साहब का ये मानना कि आर्थिक सुरक्षा ही इंसान की एकमात्र चाहत है, ये दर्शाता है कि व्यवस्था मानवीय भावनाओं को कितनी आसानी से नजरअंदाज कर देती है। उनकी नजर में हवलदार एक पद है, एक ऐसा टूल है जिसे बस काम पर लगा रहना चाहिए, क्योंकि उसे उस काम के पैसे मिल रहे हैं। हाँ, उसमें भावनाएं, आत्मसम्मान या थकान जैसी चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब यहाँ से बात ना और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है। हवलदार का जवाब। हाँ, हवलदार जो उस व्यवस्था का सबसे निचला हिस्सा है, वो अपने अधिकारी के उस सब कुछ वाले तर्क का जो जवाब देता है, वो सीधा दिल पर चोट करता है। वो कहता है, सर, जो आपने अपने सामने कुर्सियां खाली रहते हुए भी मुझे 2 घंटे सावधान में खड़ा करके समझाया है, बस इसीलिए नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। बाप रे, 2 घंटे! सोचिए, अगर इस एक वाक्य की चीरफाड़ की जाए ना, तो एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। एसपी साहब असल में उस हवलदार को जाने से रोकना चाहते हैं। बिल्कुल, वे उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विरोधाभास की परतें बहुत गहरी हैं। देखिए, किसी भी अधिकारी के लिए उसका समय बहुत कीमती होता है। अगर एक एसपी अपना 2 घंटे का समय महज एक हवलदार को समझाने में लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी कद्र करता है। एकदम सही। इसका सीधा सा अर्थ है कि वो उस व्यक्ति के 20 साल के तजुर्बे की कद्र करता है। वो जानता है कि ये हवलदार विभाग के लिए एक जरूरी संपत्ति है। एसपी की मंशा यहाँ उस व्यक्ति को अपमानित करने की नहीं है। नहीं है, वो तो उसे रिटेन करना चाहते हैं। लेकिन मंशा और हकीकत में आसमान जमीन का फर्क आ गया है। जो तरीका अपनाया गया ना, वो पूरी तरह से अमानवीय था। अमानवीय, हाँ। जिस प्रक्रिया के जरिए वे उस इंसान के काम का सम्मान कर रहे थे, उसी प्रक्रिया में उन्होंने एक इंसान के तौर पर उसका सबसे बड़ा तिरस्कार कर दिया। मतलब, क्या ये व्यवस्था का वो अंधापन नहीं है जहां आपको पता ही नहीं चलता कि आप सामने वाले को इंसान मान चुके हैं? ये पदानुक्रम का सबसे खौफनाक चेहरा है, जहां अमानवीकरण या डिह्यूमनाइजेशन इस कदर सामान्य हो जाता है कि वो अदृश्य हो जाता है। एसपी साहब को लग रहा होगा वो बहुत महान काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एसपी साहब शायद मनी मन सोच रहे होंगे कि वे कितने उदार अधिकारी हैं जो एक छोटे से कर्मचारी की परेशानी सुनने के लिए पूरे 2 घंटे दे रहे हैं। वे उसे नौकरी के फायदे गिना रहे हैं, भविष्य की चिंता कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो इंसान खड़ा है। हाँ, उनके शब्द भले ही कितने भी मीठे रहे हों, लेकिन उस कमरे की जो भौगोलिक और शारीरिक व्यवस्था थी ना, वो चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। नहीं है, ये एक शारीरिक अवस्था है जो पूरी तरह से अधीनता दर्शाने के लिए ही बनाई गई है। बिल्कुल, शरीर का हर हिस्सा तना हुआ, नजरें सामने, कोई हरकत नहीं। हाँ, और 20 साल नौकरी करने के बाद जब शरीर की उम्र ढलने लगती है, तब पूरे 2 घंटे तक बिना हिले डुले खड़े रहना, बाप रे, शारीरिक रूप से तो एक यातना है ही, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये और भी भयानक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि अनुशासन और अपमान के बीच की लकीर आखिर कहाँ खिंचती है। सावधान की मुद्रा असल में व्यक्ति को यह एहसास दिलाने का एक टूल है कि इस समय और इस स्थान पर तुम्हारा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। तुम बस एक पद हो। हाँ, तुम पूरी तरह से अपने अधिकारी के नियंत्रण में हो। और जब ये मुद्रा 2 घंटे तक खिंच जाती है ना, तो ये दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह मारती है कि तुम्हारी हैसियत एक इंसान की नहीं, एक मोहरे की है। और ये एहसास तब और भी ज्यादा तीखा हो जाता है जब सामने आराम से बैठने के लिए कुर्सियां मौजूद हो। वो खाली कुर्सियां सिर्फ लकड़ी या प्लास्टिक के ढांचे नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस कमरे के संदर्भ में वो कुर्सियां इस बात का सबूत है कि सम्मान देने की गुंजाइश मौजूद है, संसाधन मौजूद है, लेकिन वो सम्मान उस हवलदार के लिए नहीं है। वो खाली कुर्सियां सत्ता के उस फासले का प्रतीक हैं
जिसे कोई भी तजुर्बा या कोई भी मेहनत नहीं पाट सकते। आप सोच कर देखिए, एसपी साहब कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो, तुम नौकरी मत छोड़ो। लेकिन उनका व्यवहार कह रहा है कि तुम इतने जरूरी भी नहीं हो कि मेरे सामने बैठ सको। एकदम सही। ये एक ऐसा कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति पैदा करता है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। अधिकारी को ये एहसास ही नहीं है कि वो एक इंसान से बात कर रहा है, वो सिर्फ एक रैंक से बात कर रहा है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? हवलदार अपनी बात सिर्फ यहाँ खाली कुर्सियों पर खत्म नहीं करता, वो अपनी इस पूरी 20 साल की पीड़ा और उन 2 घंटों की घुटन को एक ही झटके में समेटते हुए ना एक ऐसी ठेठ ग्रामीण कहावत का इस्तेमाल करता है जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे मारक हिस्सा है। हाँ, वो कहावत। वो कहावत है, कुत्तियां पिलाई से नहीं खिंचाई से मर रही है। इस एक कहावत में इतनी गहराई है कि ये बड़े बड़े मैनेजमेंट के सिद्धांतों को पीछे छोड़ देती है। ये भारतीय ग्रामीण समाज की वो जमीनी समझ है जो सीधे सच से टकराती है। ये कहावत सिर्फ एक कुत्ते और उसके गले में बंधे पट्टे की बात नहीं कर रही है। ये सत्ता के चरित्र और व्यवस्था की क्रूरता पर एक बहुत बड़ा तंज है। इसमें जो रूपक इस्तेमाल किया गया है ना, वो बहुत ही कड़वा लेकिन बहुत ही सटीक है। अगर हम इस कहावत के शब्दों की चीर फाड़ करें तो 2 शब्द सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं, पिलाई और खिंचाई। ये पिलाई क्या है? पिलाई मतलब वही खाना पीना। हाँ, ये वही सब कुछ है जिसकी बात एसपी साहब कर रहे थे। बिल्कुल। पिलाई का मतलब है वो भरण पोषण, वो सुख सुविधाएं जो व्यवस्था आपको जिंदा रखने के लिए देती है। वेतन, भत्ते, मेडिकल सुविधाएं, ये सब उस पिलाई का ही तो हिस्सा हैं। व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि आप भूखे ना मरें, ताकि आप अगले दिन काम पर आ सकें, ताकि मशीन चलती रहे। हाँ, ये आपको शारीरिक रूप से जिंदा रखने का एक इंतजाम है। एसपी साहब इसी पिलाई को उस हवलदार की पूरी दुनिया मान बैठे थे। लेकिन फिर आती है खिंचाई। एक कुत्ता जिसे बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा है, लेकिन उसके गले में एक पट्टा बंधा है और वो पट्टा लगातार खींच रहा है। और ये खिंचाई कोई एक दिन की घटना नहीं है। अगर हम इसे हवलदार के संदर्भ में देखें तो खिंचाई उस रोजमर्रा के अपमान, उस घुटन का प्रतीक है जो वो पिछले 20 सालों से सह रहा था। 20 साल का बोझ। जब गले में बंधा पट्टा बार बार खिंचता है ना, तो वो सांस की नली को दबाता है, वो आजादी को छीनता है, वो हर पल ये याद दिलाता है कि तुम किसी और के नियंत्रण में हो। और ये 20 साल का सफर महज एक दिन में खत्म नहीं हुआ होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान महज 2 घंटे के सावधान से इतनी लंबी नौकरी छोड़ने का फैसला अचानक नहीं लेता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे 2 घंटे तो सिर्फ एक ट्रिगर थे, उस सब्र के प्याले की आखिरी बूंद थे जिसने प्याले को छलका दिया। खिंचाई तो पहले दिन से शुरू हो गई होगी। ये एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सोचिए, हर वो दिन जब उस हवलदार ने अपने से कम उम्र के, कम तजुर्बे वाले लेकिन ऊंचे पद वाले अधिकारी को सल्यूट किया होगा और बदले में उसे महज एक तिरस्कार भरी नजर मिली होगी। वो कितनी बार हुआ होगा। और वो दिन जब उसने कोई अच्छा काम किया होगा लेकिन श्रेय ऊपर के अधिकारी ले गए होंगे। हर वो दिन जब उसे बिना गलती के सिर्फ इसलिए डांट सुननी पड़ी होगी क्योंकि साहब का मूड खराब था। वो सब उस पट्टे की खिंचाई थी। व्यवस्था ने उसकी रोटी का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन उसके आत्मसम्मान की सांसें लगातार घूंटी जाती रहीं। सांसें रुकती हैं जब अंदर का सम्मान मर जाता है ना, जब वो पट्टा इतना कस जाता है कि आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बचती, तो वो एक मनोवैज्ञानिक मौत होती है। एकदम सही कहा आपने। हाँ, हवलदार का ये कहना कि मौत पिलाई की कमी से नहीं, खिंचाई की ज्यादती से हो रही है, ये बताता है कि कोई भी भौतिक सुविधा उस आंतरिक घुटन की भरपाई कर ही नहीं सकती। और यही वो बिंदु है जहाँ एसपी साहब और हवलदार 2 अलग-अलग दुनिया में खड़े नजर आते हैं। एसपी साहब पिलाई के गणित में उलझे थे, जबकि हवलदार खिंचाई के दर्द से दम तोड़ रहा था। हवलदार ने यह महसूस कर लिया था कि इस वर्दी के भीतर, इस पूरी व्यवस्था में एक इंसान के तौर पर उसकी कीमत उन निर्जीव खाली कुर्सियों से भी कम है जो साहब के सामने रखी है। ये कहानी आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है, सिर्फ पुलिस विभाग में ही नहीं बल्कि हर उस जगह जहाँ एक सख्त हायरार्की काम करती है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट जगत में भी यही होता है। ये इस बात का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है कि आप लोगों को केवल भौतिक लालच या सुरक्षा के डर से बांधकर नहीं रख सकते। आप उनका समय खरीद सकते हैं, उनकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, लेकिन उनका समर्पण और उनका सम्मान वो नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। अगर किसी भी व्यवस्था को लंबे समय तक टिकना है ना और अपने लोगों को जोड़े रखना है,
तो असली वफादारी और ठहराव केवल एक ही चीज से आएगा, और वो है सम्मानजनक व्यवहार। सम्मानजनक व्यवहार। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को महज एक पद, एक रैंक या एक मशीन के पुर्जे से परे एक जीते जागते इंसान के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आप उसकी निष्ठा को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे साल में एक बार किसी समारोह में मेडल के साथ दिया जाए। हाँ, वो तो रोज के काम में दिखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हर दिन की बातचीत में, काम के तरीके में, और यहाँ तक कि एक थके हुए इंसान को बैठने के लिए खाली कुर्सी देने जैसे छोटे से काम में झलकता है। तो ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण उस हवलदार की कहानी पर, जिसने पिलाई और खिंचाई के बीच के उस दर्दनाक फर्क को उजागर किया जो अक्सर फाइलों और नियमों के बीच कहीं दब जाता है। बहुत ही गहरी कहानी थी ये। बिल्कुल, लेकिन ना इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो इस स्रोत सामग्री की सीमाओं से थोड़ा आगे जाता है और हमें एक नई उलझन में डालता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने अब तक ये स्थापित किया कि हर हाल में बुनियादी मानवीय सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन अगर हम पुलिस या सेना जैसी संस्थाओं के मूल ढांचे पर विचार करें, ये संस्थाएं पूरी तरह से सख्त आदेशों, त्वरित कार्रवाई और एक कठोर पदानुक्रम पर ही टिकी होती हैं। हाँ, उनका तो बेसिक स्ट्रक्चर ही वही है। इनका काम करने का तरीका ही यही है कि ऊपर से आदेश आए और नीचे बिना सवाल किए उसका पालन हो, ताकि किसी भी आपातकालीन या जानलेवा स्थिति में अनुशासन बना रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी किसी भी व्यवस्था में, जिसका वजूद ही पूर्ण नियंत्रण और पूर्ण आज्ञाकारिता पर निर्भर है, कभी भी उस सख्त अनुशासन और बुनियादी मानवीय सम्मान के बीच एक सही और आदर्श संतुलन बनाया जा सकता है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है ना? क्या कठोर अनुशासन की मांग का सीधा सा मतलब हमेशा यही होता है कि किसी न किसी स्तर पर आत्मसम्मान की बलि देनी ही पड़ेगी? क्या वो सामने रखी खाली कुर्सी हमेशा खाली ही रहनी चाहिए ताकि व्यवस्था का वो खौफ और वो रुतबा बचा रहे, या फिर उस पट्टे की खिंचाई को कम किए बिना भी अनुशासन कायम रखने का कोई तरीका हो सकता है? जो लोग हमें सुन रहे हैं, व्यवस्था की मजबूरी और इंसान के आत्मसम्मान की इस कशमकश के बारे में जरूर विचार कीजिएगा।